Good evening, everyone. Thank you, Beauty. Okay. Anita, 6 p.m. क्लास शुरू होने का मतलब ये है कि यहाँ से स्पष्ट स्रोत मिलने शुरू हो जाते हैं। आपको क्लास में मिस करने की जरूरत नहीं, मिले ना मिले डेली 6 बजे मेरी क्लास संडे के अलावा होती ही। मौर्य साम्राज्य के बारे में स्पेशल क्या है? भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें मौर्य काल से मिलना शुरू हो जाता है। इसके पहले का जो इतिहास है वो अनुमानों पर आधारित है। स्पेशल फीचर्स मौर्य एम्पायर के। पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले उपमहाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना की। जैसा कि ये मैप में आप देख रहे हो, ये बृहत्तर भारत, इसका राजनीतिक एकीकरण मौर्यों ने किया। इसके पहले जो भारत हुआ करता था वो मात्र ये पोर्शन हुआ करता था। पत्थर पर भव्य संरचनाओं वाले कलात्मक धरोहरों का निर्माण शुरू हुआ इसी काल से। पत्थरों को काट करके स्तूपों का निर्माण और स्थापत्य शुरू हुआ। नगरों का निर्माण, व्यापारिक तंत्र का सुव्यवस्थित विकास, मुद्रा प्रणाली की सुव्यवस्थित स्थापना और स्रोत सामग्री की विविधता, ये मौर्य काल के संदर्भ में विशेष बात है। स्रोतों की जितनी विभिन्नता मौर्य काल की मिलती है उतनी किसी और काल में नहीं मिलती। जैसे मौर्य वंश से संबंधित कुछ पुरातात्विक स्रोत, जूनागढ़ का रुद्रदामन अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, यह एकमात्र अभिलेख है जो अशोक मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य की एक साथ जानकारी देता है। फिर कुमार देवी का सारनाथ अभिलेख गुप्तों का। आंध्र प्रदेश में शालीमुंडम ब्राह्मी शिलाकलक लेख, इसमें अशोक का उल्लेख मिलता है। वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण। वायु पुराण कहता है कि 9 शासकों ने, मौर्य शासकों की संख्या 9 थी। ब्रह्मांड पुराण भी 9 कहता है। मत्स्य पुराण 10 मौर्य शासक बताता है और विष्णु पुराण भी। और इनका राज्यकाल 137 वर्षों तक था। मत्स्य पुराण तो मौर्य शासकों की सूची भी देता है। चंद्रगुप्त अशोक, अशोक का नाती दशरथ, संप्रति, शतधन्वा, बृहद्रथ। विष्णु पुराण में सूची है चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक सुयश। अशोक को कहा गया है अशोक सुयश, दशरथ, संगत, शालिशोक, सोमवर्मा, शतधन्वा, बृहद्रथ। एक दूसरे पुराण में 13 मौर्य शासकों की सूची मिलती है। तो ये कुछ प्राइमरी सोर्सेस से मौर्यों के बारे में उल्लेख है। चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में ऐतिहासिक उल्लेख। महाबोधि वंश में चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है नरेंद्र कुल संभव, यानी संभव है कि वो राजा के कुल का था। महावंश टीका में इसे शाक्य वंश से जोड़ा गया जो बुद्ध का वंश था। दिव्यावतान, इनमें बिंदुसार और अशोक को क्षत्रिय कहा गया है। महावंश और परिशिष्ट पर्वन, इन दोनों में तख्तापलट की जानकारी मिलती है। और हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन, इसमें भी क्षत्रिय बताया गया है। और मोर पालने वाले गांव के मुखिया का बेटा बताया गया, दुहिता। तो ये कुछ ऐतिहासिक जानकारियां मिलती है। अशोक के भी लोहिया नंदनगढ़ स्तंभ के निचले भाग में मयूर की आकृति उत्कीर्ण है। तो इस मयूर की आकृति के आधार पर इसको मौर्य कहा गया। सांची के महास्तूप पर भी बहुत सारे मोर बने हुए हैं। अशोक के बोध वृक्ष यात्रा का भी दृश्यांकन है, इसलिए इसे मौर्य क्षत्रिय कहा गया।
अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है कि दुर्बल व्यक्ति भी यदि उच्च वर्ण का हो तो वह निम्न कुल में उत्पन्न बलवान व्यक्ति की अपेक्षा राजा होने के योग्य होता है। यानी कुल का ज्यादा महत्व है, व्यक्तिगत क्षमता का कम महत्व। इसका मतलब चंद्रगुप्त क्षत्रिय था, उच्च कुल का था, तभी तो चाणक्य ने इसको अपना अस्त्र बनाया। देखिए थोड़ा पेन तो लेना पड़ेगा उपमा, इसको रटना पड़ेगा, और बेहतर है कि डेली डेली रट्टाफिकेशन का काम खत्म करो। कुछ रटना कुछ समझना, ऐसे गाड़ी चलेगी। जो रटना है वो रटना है, क्योंकि ये जब प्रश्न आ जाएंगे ना तो इसी तरह से स्टेटमेंट ही दे देगा और पूछेगा आपसे कि इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो कैसे लगाओगे। अब हम एग्जामिनेशन के नेचर पे क्वेश्चन उठाने की क्षमता नहीं रखते, उसके लिए हमें भारत का प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा। प्रोफेसर तो बन नहीं पा रहे, प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे। जो रट्टाफिकेशन वाली चीजें हैं उनको रट लीजिए और उनको बार बार रिवाइज करिए, और आपका टास्क यही है, समझना और रटना, दो चीजें हैं। कल मैंने परसों जो मैंने क्लास ली, कल या परसों जो भी क्लास ली, उसमें बताया था जो रटना है वो तो रटना है, तो उससे जी नहीं चुनाना है। और इसको रटाने का काम मैं करूंगा। डेली 5 फैक्ट मैं स्पेशल क्लास परसों से मैं शुरू कर रहा हूँ, तो डेली 5 फैक्ट आपको रटाना है। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी के स्रोत क्या है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका और यूनानियों का विवरण। नहीं, इसमें 80% ही नहीं, 20% ही लिखा गया है। 80% को तो मैंने फिर बताया था ना कि मैं मक्खन तो मेरे पास है, इसमें से घी आप जरूर निकाल सकते हो, मक्खन निकला हुआ है। हाँ, मंडे से 7:30, मंडे से नहीं, इनफैक्ट मैं सोच रहा हूँ संडे से ही। आज कौन सा डे है? फ्राइडे है, तो मुझे उम्मीद है कि संडे से ही मॉर्निंग में 7:30। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, विशाखा दत्त की मुद्रा, राक्षस डोधीराज का मुद्रा राक्षस पर टीका, बहुत सारे बौद्ध और जैन ग्रंथ, अशोक के अभिलेख, क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी, सोमदेव का कथा सरित सागर। अब ग्रीक साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को भी निम्न कुल का नहीं कहा गया है, बल्कि निम्न परिस्थिति में जन्मा बताया गया। निम्न परिस्थिति यानी गरीब घर में पैदा हुआ। इस तरह से जो बहुसंख्यक है वो चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय ही बताते हैं। अर्थशास्त्र पर सर्वाधिक प्रमाणिक टीका लिखी है भट्ट स्वामी ने, और उसका नाम है प्रतिपदा पंचिका। एक ये इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो प्रतिपदा पंचिका भट्ट स्वामी, इसको रखना है, और ये अर्थशास्त्र पर टीका है। विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस आचार्य कौटिल्य की आंशिक जीवनी है। अब तो ये भी पूछने लगा एग्जाम में कि किस किताब में क्या लिखा है। मिडिवल से एक प्रश्न आया था, कुछ किताबों के नाम दिए थे, उनको मैच करना था कि उनका कंटेंट क्या है। उसमें एक हमको याद आ रहा है, दबिस्तान मजाहिब, तो वो मैच किया गया था विभिन्न धर्मों का इतिहास। तो ऐसे भी प्रश्न आएगा कि प्रतिपदा पंचिका में क्या है। विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस में क्या है। विष्णु पुराण की टीका लिखी है श्रीधर स्वामी ने। तो यूजीसी नेट का एग्जाम एक तरह से ना आगे आगे भाग रहा है, उसको पीछे पीछे पीछा कर रहा है, और ये मान लो दूरी है, जो 50% नजदीक आ जाता है ना उसका नेट हो जाता है, जो 50% से ज्यादा नजदीक आ जाता है नेट के उसका जेआरएफ हो जाता है। फिर वो पीछा करना छोड़ देता है, फिर वो भूल जाता है और गाता है जा बेवफा जा। तो आपको इसको पकड़ नहीं लेना है, इसके 50, 55, 60% तक जाना है। मुझे प्यार नहीं करना। हाँ, एंशिएंट इंडिया चलेगा, फिर प्री मिडिवल आएगा, फिर मिडिवल आएगा, फिर मॉडर्न आएगा, फिर हिस्टोरियोग्राफी आएगा, फिर जेआरएफ आएगा, फिर पैसे आएंगे, फिर पीएचडी आएगी, फिर नौकरी आएगी, फिर शादी होगी, फिर बच्चे होंगे, फिर आप भी मेरी तरह कहानियां सुनाया करोगे। यही सीक्वेंस है। जून में हम मान के चलने एग्जाम होगा।
टीका में होता है उसका दो चीजें होती है, एक तो होती है कि उसका एक्सप्लेनेशन, जो वस्तुनिष्ठ एक्सप्लेनेशन होता है उसे कहते हैं भाष्य, वस्तुनिष्ठ यानी जो लिखा है हमको वही बताना है। टीका का मतलब होता है कि जिस हम अपने दृष्टिकोण से उन चीजों को जिस रूप में देख रहे हैं उसको एक्सप्लेन करना, उसे कहते हैं टीका। टीका मीन्स कमेंट्री, भाष्य मीन्स एक्सप्लेनेशन। टाइम की ना पूछो प्रशांत, पहले तुम अपने बारे में कल स्पष्ट नहीं किए, अब मेरा हर चीज स्पष्ट चाहते हो, ऐसे कैसे चलेगा? एक हाथ से ताली ना बजाओ। अच्छा हाँ, स्पष्ट किए थे लग रहा है। तो मेरे उसका मैं एडमिन बना देता हूँ मेरे टेलीग्राम का, तुम इतिहास का बड़ा बढ़िया बढ़िया पोस्ट मारती हो, उसमें क्वेश्चन वगैरह पोस्ट किया करो विमर्श का। हाँ तो अभी मैं बना दूंगा, उसमें जो जो आपका ऐतिहासिक चेतना जागती रहे उसको डाल दिया कीजिए। हाँ बिल्कुल आदित्य। चलिए अब वन एक एक करके हम स्रोतों की बात करेंगे। चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। भारत में इन चार पुरुषार्थों पे चार स्कूल ऑफ थॉट्स निकले। धर्म को साधने के लिए लिखे गए धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र, जिनके बारे में वैदिक काल में हमने बात की। धर्म का मतलब अच्छी चीजों को धारण करना नहीं होता, धर्म का मतलब होता है सिर्फ धारण करना। धारण करना, किस चीज को धारण करना? अपने स्वभाव को। उस स्वभाव को कहा गया रित। रित, जैसे अग्नि का रित क्या है? अग्नि का रित है प्रज्वलन, जलना, आंच, उष्मा। जल का रित क्या है? शीतलता, प्रवाह, गीलापन। वायु का रित क्या है? शक्ति, सुखाना, सूक्ष्मता। ये सब इनके धर्म है। इसी तरह से मानव का रित है, मानव मानव का रित यानी मानव के चेतना, मानव के आत्मा का होना क्या है? करुणा, सच्चिदानंद, सत्यम शिवम सुंदरम। इसको धर्म कहा गया है, और इसका विज्ञान धर्मशास्त्रों में मिलता है। अर्थ का विज्ञान मिलता है अर्थशास्त्र में, जो कौटिल्य ने लिखा। अर्थशास्त्र एक नए स्कूल ऑफ थॉट की शुरुआत है। अपने मूल स्वभाव का ज्ञान, उसी को आत्मज्ञान भी कहते हैं, उसी को एनलाइटनमेंट कहते हैं, उसी को कृष्ण कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयम, अपने धर्म में मर जाना ही श्रेयस्कर है। उसी को बुद्ध कहते हैं सद्धर्म। काम तीसरा स्कूल ऑफ थॉट है, इसका ग्रंथ है काम सूत्र। मोक्ष चौथा है, इसके स्कूल, इसकी पुस्तकें हैं उपनिषद। अब इसमें दो साध्य है, दो साधन है। धर्म साधन है मोक्ष का, और अर्थ साधन है काम का। अर्थ नहीं होगा तो काम नहीं होगा। काम का मतलब वर्क नहीं, काम का मतलब इच्छा की पूर्ति। धन नहीं है तो इच्छा की पूर्ति भी नहीं होगी, और धर्म नहीं है तो मुक्ति भी नहीं होगी। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने उस श्रेष्ठतम विधा को वर्णित किया है जो आपको अर्थ संपन्न बना देती है। अब उस जमाने में अर्थ का मतलब क्या था? आज के जमाने में अर्थ, सबसे बड़ा अमीर आदमी होना का मतलब यह है कि उद्योगपति होना। उस जमाने में सबसे बड़ा अमीर आदमी होने का मतलब था चक्रवर्ती सम्राट होना। चक्रवर्ती सम्राट से अमीर कोई हो सकता है? और इसी स्कूल में चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी का ज्ञान प्राप्त किया, और चंद्रगुप्त मौर्य ने जितनी बड़ी टेरिटरी भारत की जीती, अशोक ने भी नहीं जीती, अंग्रेजों ने भी नहीं जीती, अकबर ने भी नहीं जीती, मोहम्मद बिन तुगलक ने भी नहीं जीती। यह इस चीज का प्रमाण है कि अर्थशास्त्र में निपुण था चाणक्य, और उसका परिणाम भी निपुणता का था, उसका परिणाम सार्थक हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? समुद्रगुप्त ने नहीं जीता। तो अर्थशास्त्र का मतलब इकोनॉमिक्स नहीं होता, अर्थशास्त्र का मतलब हर एक विधा जो आपको आर्थिक संपन्नता की पराकाष्ठा पे ले जाएगी।
और ये सीधे सीधे लाख के सीधे में चलने से नहीं होता है, ये टेढ़ी राह चलने से होता है, टेढ़ा, जैसे सांप चलता है ना। सोचोगे कि यहां है, तब तक ये खाली हो जाएगा स्पेस। सहज मार्ग नहीं है, ये कुटिल मार्ग है, कुटिल विद्या है। इसीलिए इनका नाम है कौटिल्य। कहते हैं कि पापा का नाम कुटिल था तो इनका नाम कौटिल्य हो गया, वो भी सही है, लेकिन ये खुद कुटिल थे, ये भी सही है। तो अर्थशास्त्र बेसिकली राजनीति पर, लोक प्रशासन पर लिखी गई पहली दुनिया की प्रमाणिक पुस्तक, और कौटिल्य को भारत में मैकियावेली कहा जाता है। लेकिन मैकियावेली कहना कौटिल्य के साथ इंसाफ नहीं है, क्योंकि मैकियावेली की द प्रिंस इसके आसपास भी नहीं ठहरती। तो 15 इसके चैप्टर हैं, 15 अधिकरण। अच्छा, चैप्टर का नाम रखा अधिकरण, अधिकार करना, छीन लेना। 15 प्रकार बताए हैं किस तरह से धन को, वैभव को, समृद्धि को, उत्कर्ष को, प्रतिष्ठा को अधिकृत कर लो। और इसके प्रकरण है 180। प्रकरण का मतलब होता है उदाहरण, उपभाग। कुल 6000 श्लोक हैं संस्कृत में। किस्मत तुम बता रही हो कि पूछ रही हो, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। नहीं, कुटिल का स्वार्थ सिद्ध करने वाला नहीं। कुटिल का अर्थ होता है जो रिज्जु नहीं है, जो टेढ़ा मेढ़ा सीधा नहीं है, कनिंग। हाँ, अर्थशास्त्र पढ़ा है, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अर्थशास्त्र का एक, उसमें से जो नीति का ज्ञान है उसको निकाल करके किताब बिकती है, चाणक्य नीति, वो पढ़ा मैंने। खैर, सबसे पहले शाम शास्त्री ने पढ़ा और 1909 में इसको प्रकाशित करवाया। तो चूंकि ये, अब देखो, ये सारा का सारा सांसारिकता पर ही टिका हुआ ज्ञान है, इसमें अध्यात्म का कुछ भी नहीं, धर्म का कुछ भी नहीं। तभी तो तुम विदुषी हो, तुम्हारे पास होने की अपेक्षा भी थी। तो इसमें अधिकारियों की बड़ी सम्मान, अधिकारियों को कैश सैलरी देने की बात की गई है, क्योंकि बिना अधिकारी के अधिकरण नहीं बनेगा, अधिकार नहीं होगा। चाणक्य नीति में सिर्फ उन्हीं बातों को शामिल किया गया है जो जीवन और एक आम आदमी से संबंधित है, वहां शासक को ध्यान में रख के नहीं लिखा गया। तो दुनिया की पहली किताब है जो अपने कर्मचारियों को कैश सैलरी देने की बात करती है। आपको पता है, कर्मचारी जब बढ़िया सैलरी पाएगा तो मन लगा के काम करेगा। और जब वो मन लगा के काम करेगा तो उससे बरकत होगी। अर्थशास्त्र को मौर्य वंश की स्थापना के पहले ही लिखा गया था। ये वो गाइड बुक था जिससे वो चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेनिंग दे रहे थे। ये अर्थशास्त्र कोई चाणक्य द्वारा ही लिखा गया ऐसी बात नहीं है, ये सिद्धांत तो पहले से ही मौजूद थे, चाणक्य ने इनको कंपाइल किया है। जैसे इतिहास में आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं इतिहास मैंने लिखा है, लिखा तो पहले से गया है, उसको मैं इकट्ठा करके चैप्टर वाइज आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसी तरह से योग सूत्र में भी है, इसी तरह से अन्य काम सूत्र के बारे में भी है। ये इनकी रचना नहीं है, इनका कंपाइलेशन है। हालांकि ये ज्ञान के रूप में तो था, लेकिन पुस्तकाकार चाणक्य ने दिया। ये पूरा तक्षशिला में पढ़ाया जाता था, तक्षशिला में ये चैप्टर, ये कोर्स था, पेपर था ये। तो इसलिए ये मौर्य वंश का उल्लेख नहीं करते। और तो और, पतंजलि जो शुंग वंश के टाइम में थे, उन्होंने सब कुछ लिखा है, लेकिन चाणक्य का नाम ही नहीं लिखा है। मेगस्थनीज जो इनका समकालीन है, उसने भी चाणक्य का कोई उल्लेख ही नहीं किया है। चाणक्य का और किसी ने उल्लेख ही नहीं किया है। इससे यह भी होता है कि चाणक्य बिहाइंड द कर्टन थे, सामने नहीं आए। सामने एक प्रोफेसर के रूप में थे, एक मास्टर माइंड के रूप में वो कभी उजागर नहीं हुए। नहीं मिला पूरा, लेकिन चाणक्य के का जितना इंपॉर्टेंस है, इसको कोई भी थोड़ा सा भी जागरूक लेखक है, इसको इग्नोर कैसे कर सकता है। आप कह सकता गवर्नमेंट वाले अच्छा काम, चार चोरों को देख लिया, सबके बारे में अनुमान लगा लिया,
मैं ऐसे ऐसे शिक्षकों को जानता हूं जो जी जान से पढ़ाते हैं, चोरों के बीच जल में कमलवत, मेजॉरिटी लोग। मैं खुद बड़े ही जी जान से पढ़ाता हूं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि 100% लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन मेरे मन में एक बात बनी रहती है कि मुझे अगर सैलरी मिल रही है तो मेरा दायित्व तो बनता है। मैं अपने न्यायालय में मुजरिम होना नहीं चाहता। तो मैं अपने प्रति जवाबदेह हूं। दुनिया तो बाद में पूछेगी ना कि आप क्या कर रहे हो, पहले मेरी अंतरात्मा पूछती है कि आप क्या कर रहे हो। छात्रों का हक छीन करके मैं किस अपने बच्चों का भविष्य क्या बनाऊंगा। अस्तित्व का भी एक न्याय है। अब वो कौन सा शिक्षक है जो ये जानता है कि हमारी चोरी हम पे लौट के नहीं आएगी। जगत एक प्रतिध्वनि है, जो बोते हुए काटते हो। तो इस मुगालते में मत रहना कि कोई भी ना रहे, काटना तो सही है। इसीलिए कम से कम इतना ध्यान तो रहना चाहिए कि हमको वो बोला है जो हमको काटने का मन करे कल को। अर्थशास्त्र के बारे में आधुनिक इतिहासकारों में इसीलिए मतभेद है कि मैंने बताया कि चाणक्य ने बस कंपाइल किया। मैकियावेली ने लिखा है ना द प्रिंस, रोम की राजनीति की किताब है, और ये भारत की राजनीति की किताब, इसलिए कंपेयर किया जाता है। और क्या है कि मेहनत का फल मीठा होता है। बिल्कुल। हाँ, अपनी अंतरात्मा का एक न्यायालय होता है जो हर एक चीज के बारे में बताता है क्या सही है क्या गलत है। और मैं आपको बताऊं, सबका हिसाब किताब बराबर है। एक अलग सेटिस्फेक्शन मिलता है। और दूसरी बात यह है कि हमारी आत्मा संपन्न है ना, हम संपन्न लोग, आत्मिक रूप से संपन्न लोग हैं, विपन्न लोग नहीं है। आत्मिक समृद्धि का परिचय क्या है? आत्मिक समृद्धि का परिचय यही है कि अपना काम ईमानदारी से करो, सत्य बोलो, निष्ठावान बनो, गिरे हुए को उठाओ, दुखियों के सहारा बनो, लोगों के आंसू पोछो, एक फलदार वृक्ष की तरह बनो, थके हुए को आसरा दो। अब गिरे हुए के साथ खुद भी गिर जाओगे तो तुम्हारी आत्मा मलिन है। फिर तो तुम शिक्षक बनने योग्य नहीं थे, भाई गलती से शिक्षक बन गए। शिक्षक के पास यही संपदा है ना। खैर, कम टू द पॉइंट। तो अर्थशास्त्र के भाग, अर्थशास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से क्या सत्य है? प्रथम पुस्तक जो नगद वेतन का सुझाव देती है। अर्थशास्त्र पाटलिपुत्र का वर्णन करती है। अर्थशास्त्र में केवल चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन है। अर्थशास्त्र में पाटलिपुत्र के सैन्य और नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण है। इसमें सत्य क्या है? 15 भागों में बटा हुआ। पहला भाग विनयाधिकारिक। हाँ, तो दोनों में दे सकते हो। इसमें राजा का डिसिप्लिन, हम्बलनेस और नॉर्मल बिहेवियर को बताया गया है। दूसरा अध्यक्ष प्रचार। 26 राजा के जो आईएएस ऑफिसर हैं उनकी बात की गई है, सिमिलर टू आईएएस। तीसरा धर्मस्थी न्यायालय, कंटक शोधन, फौजदारी न्यायालय। दीवानी और फौजदारी न्यायालय में अंतर है। जो गैर आपराधिक मामले होते हैं वो दीवानी में सुलझाए जाते हैं, जो आपराधिक मामले होते हैं वो फौजदारी में सुलझाए जाते हैं। पांचवा है योगवृत्त, राजा के प्रशासनिक अधिकारियों के कार्य, और अगर वो अपना कार्य नहीं करते तो राजा का सुलूक क्या होना चाहिए। छठवां मंडल योनि, राज्य के 7 अंगों का वर्णन है। इनमें से इस बार क्वेश्चन आया था सप्तांग सिद्धांत से। सतवां है खड़गुड़, इसमें 6 तत्वों का वर्णन है। संधि, विग्रह, यान, आसन, संशय, वैधि भाव। ये विदेश नीति, राजा की नीति। 8वां है व्यसनाधिकारिक, राजा को किस व्यसन से दूर रहना चाहिए। 9वां है अभिष्यात कर्म, दूसरे राज्य पर आक्रमण कैसे करना चाहिए। 10वां है संग्रामिक, युद्ध के नियम क्या है। संघवृत्त,
विदेशियों में फूट कैसे डाला जाए, आब्लियस, कमजोर राजा पर शक्तिशाली राजा जब आक्रमण करे तो कैसे बचा जाए, द्वैती भाव यानी दो भाव, सभी के अंदर दो भाव होता है। आप मेकअप करके निकल रहे हैं, मार्केट जाना है, पति के साथ फिल्म देखना है, शॉपिंग करनी है, और शाम को रेस्टोरेंट में आते हुए खाना खाना है मेहमान में, सारी प्लानिंग है, बच्चे तैयार हैं, परफ्यूम लगा लिया, गेट से निकले और दूर के मौसा जी आ गए, अरे पुतानी कैसे हो, हम सोचे बहुत दिन हो गया मिलते चले, तो क्या करोगे, डंडा लेके मारोगे, तो पूछोगे मौसा जी बहुत याद आ रही थी आपकी, कल रात ही सपना देखा मैंने आपके बारे में कि आप गुजर गए। मैं सोचा मौसा जी की उम्र तो लंबी होनी चाहिए, अभी तो जवान है, इतनी जल्दी कैसे गुजरेंगे, मौसा जी डायबिटीज आपको बहुत बढ़ गया था, किडनी नहीं फेल हुई आपकी। होनी भी नहीं चाहिए, बहुत ही रेगुलर आप रहते हैं, है कि नहीं। मतलब जी तो कर रहा है कि मौसा जी को क्या कर रहे हैं, कैसे गलत समय पे आ गया बुढ़ा। ये द्वैती भाव, मतलब अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और पोर्ट्रे कर रहे हो। और मौसा जी दरवाजे पे आते ही कह रहे हैं बेटी अभी तो कॉफी बना लो, 1 घंटे बाद मैं डिनर लेता हूँ, लेकिन थोड़ा सा उसको ना थोड़ा हैवी बनाना, बहुत दिन से हुआ तेरी मौसी के हाथ का खाना नहीं खाया, बेटर है कि मटन मंगवा लो बाहर से, या पनीर चिल्ली, चीज चिल्ली मंगा लो, और राइस जरूर बनाना, खुशबू बासमती वाले, क्योंकि तेरी शादी में मैं खाया था, उसके बाद खाया ही नहीं। और देख बेटिया तेरे लिए क्या लाया हूँ, किस्मी टॉफी 2 रुपए वाली, निकाल के दोनों बच्चों को दे दिया, बच्चों ने नहीं 2 दिन नहीं, 1 हफ्ते के लिए आया हूँ, आप लोगों ने पिछले साल बहुत इंसिस्ट किया था, मैं नहीं आ पाया था, तो मैं पूरा कंपनसेट करके जाऊंगा पूरा। मैं तो बता रहा हूँ, बता के मुझे डर लग जा रहा है, ऐसा कंडीशन होगा तो मैं क्या करूंगा। नहीं नहीं हुआ मेरे साथ, मैं अपने घर से इतनी दूर हूँ कि हम मौसा मौसा पहुंच ही नहीं पाते। दुर्ग लब्भो पाए, शत्रु के किले पर कब्जा करने के उपाय, औपनिषदक, औषधि और मंत्र का महत्व और उनको अमन में लाने का तरीका, तंत्र युक्ति, नियमों का विवेचन, इसी औपनिषदक से ही ये पता है, एक करसापड़ को 8 करसापड़ में बदल दिया था मंत्रों के प्रभाव से। कहते तो है, लेकिन मुझे लगता है कि जाली नोट भी छापा था जीतने के लिए। हाँ बेसबॉल गेम जैसे। ब्लड प्रेशर, नहीं मैं अगर आपकी जगह रहता तो मैं साफ कहता मौसा जी ऐसा है, ये घर की चाबी है, आप अंदर बैठो, और पिंकी के मासे के ननद की साली के साले के देवर की बहन की शादी है, और सारा इंतजाम मैंने ही किया है, और मैंने ही तय करवाया है, हम लोग बस उसी शादी में जा रहे हैं, और आपको ले नहीं जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते मैं आने के बाद बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं ले जा सकते, और जब आप सुनोगे ना तो आपके खून के आंसू निकलेंगे, इसलिए अभी मैं नहीं बताऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो निकल गए, मौसा जी को बिठा दिया, टीवी देख रहे हैं मौसा जी, जोमेटो से ऑर्डर कर दिया खाना, या खाना खुद ही पैक करा के लाएंगे, और खूब खुल करके आए, कोई कहानी बीच में बना ली रास्ते में। उसके पीछे कारण ये नहीं है कि मैं जाना चाहता हूँ, उसके पीछे कारण ये है कि तुम्हारी भाभी, मौसा जी तो कम तंग करेंगे, वो मुझे मार डालेंगे रात को, बोल बोल के, बोल बोल के। अच्छा, अर्थशास्त्र में न किसी मौर्य राजा का नाम है, न ही पाटलिपुत्र का नाम है, न ही सैन्य प्रशासन का वर्णन है, न ही नगर प्रशासन का वर्णन है। 4वीं शताब्दी ईस्वी में विशाखादत्त ने लिखा है मुद्रा राक्षस, इसमें यह प्रकरण आता है कि कौटिल्य ने नंदवंश की सत्ता को पलट दिया। सप्तांग सिद्धांत यूजीसी नेट का बड़ा ही फेवरेट है, इनसे इतना प्यार है, 2-4 चीजों से यूजीसी को बहुत प्यार है, एक है सप्तांग सिद्धांत, दूसरा है इटक, वहां पे अटक गए, हाँ खारवेल, ये ट्रू लव क्या है, नहीं अकबर वाला कभी कभी होता है। तो सप्तांग सिद्धांत में 7 चीजें ये बताते हैं, और हर बार ये सबको आता है सप्तांग सिद्धांत, लेकिन मेजॉरिटी इसको गलत करके आती है,
क्योंकि इसको इतनी गंभीरता से लेती नहीं। तो सप्तांग सिद्धांत में ये जो राजा का सिर है, ये जनपद नहीं, सिर है राजा, और इनकी आंखें है मंत्री अमात्य, अमात्य और तीर्थ और अध्यक्ष। और बाहें हैं किला, मुंह है धन, धन या कोश, इनका मस्तक है सेना, कान तो बनाया ही नहीं, कान है मित्र, और इनके पैर हैं जनपद। ये है सत्य सिद्धांत। युवराज तो कहीं है ही नहीं इसमें। हाँ नहीं है ना, तभी तो नहीं है वो। इसके बाद कौटिल्य ने 18 अधिकारियों का वर्णन किया। अधिकारी कहता है तीर्थ, अध्यक्ष से छोटे थे ये। गूढ़ पुरुष, गुप्तचर, जो गूढ़ बातों को छुपा के रखता है। महामात्य सर्प, गुप्तचर का डिपार्टमेंट है महामात्य सर्प। महा मतलब बहुत बड़ा, अमात्य मतलब अधिकारी मंत्री, सर्प मतलब सांप। अब सांप एक ऐसा जीव है जो गोपनीय जगह पे ही रहता है। सांप को आप सामान्य विचरण करते हुए नहीं पाओगे जब तक इमरजेंसी ना हो। आपके घर में भी अगर सांप होगा तो कहीं सबसे अंधेरे कोने में जाके छुप के बैठा होगा, और उस छुपने में भी सक्षम है, इसलिए सर्प कहा गया है। मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको याद रहे। तो गुप्तचर प्रणाली को एक विज्ञान की तरह वर्णित करने का ग्रंथ है अर्थशास्त्र पहला। अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान पर लिखी गई किताब है। अर्थशास्त्र भी प्रशासन के प्रत्येक अंग का विवरण है। आप लोगों ने ये ध्यान नहीं दिया। इसमें सैन्य प्रशासन और नगर प्रशासन का वर्णन नहीं है। तो प्रत्येक अंग का वर्णन कैसे है जब इन दोनों का मेन तो यही दोनों है, इन्हीं का जब वर्णन नहीं है तो। इसलिए ए सत्य है और आर सत्य। सेना का वर्णन, सैन्य प्रशासन का वर्णन अभी बताता हूं आगे। जहाज रानी का पहला उल्लेख अर्थशास्त्र। जहाज रानी का मतलब क्या होता है? जहाजों के आवागमन, व्यापार, शिपिंग सब। नितिन गडकरी रोड परिवहन के है ना मिनिस्टर? मैं तो रोड जानता था, चेंज हो गया क्या? अच्छा, एडिशनल है। जहाज रानी पर राज्य का नियंत्रण था, प्राइवेट शिप नहीं चल सकता था, और स्टेपोवी ने भी ऐसा किया है। कौटिल्य ने पहली बार शूद्रों को आर्य कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि शूद्रों से इनको मदद लेनी है, और ये जानते हैं कि शूद्र मदद अगर ना दें तो इनकी संख्या बहुसंख्यक है, और ये दुश्मन के हाथ के टूल बन सकते हैं। स्कूटर से चलते हैं अभी भी वो।
तो शूद्रों को आर्य कहा है। शूद्रों को सेना में भर्ती होने की छूट दी है कि शूद्र सेना में काम कर सकते हैं। 9 प्रकार के दासों का उल्लेख करता है और अस्थायी दास को कहते हैं अहिर्तक। भू राजस्व अर्थशास्त्र में 6वां भाग लेने को उचित बताया है। यानी अगर 1 किलो 100 किलो अनाज पैदा हो रहा है तो इसका 6वां भाग टैक्स में लेना है। सही में स्कूटर से चलता है क्या वो? इसका मतलब वो ईमानदार व्यक्ति है। दूसरा स्रोत है इन भाई साहब की जो चादर होके खड़े हैं, मेगास्थनीज की इंडिका। झूठ ना बोलो तुम लोग। अब ये मत कहना गडकरी विद्रोह उन्होंने किया था। इसलिए तो मुझे दिल्ली छोड़ के भाग जाना पड़ा। कोई न कोई मिनिस्टर आता है, सड़क जाम हो जाती है। यहाँ भी सड़कों पे लोग चलते हैं, गाय चलती आ रही है गोबर करते हुए, कभी कभी भैंस आ जाती है, गंदी निगाहों से घूरती है। मैं कहता हूँ तुम महिला हो, ये आचरण तुमको शोभा नहीं देता, ऐसे मत झांका करो। कोई पूछ भी लाती रहती साथ साथ, कभी कभी तो गोमूत्रिका लिपि से लिखती भी चलती है। नाना प्रकार की समस्या है, लेकिन ये मिनिस्टर वाला टॉर्चर यहाँ नहीं है। पशुओं को तो बर्दाश्त भी करना, इंसानों को कैसे करें? एक डॉगी ने तो सरेआम एक टांग उठा दी थी मेरे कार के पहिए पे। मैंने इतना तेज हॉर्न बजाया कि वो कंट्रोल करके भागा। अपनी भाषा में गालियां भी दिया, कू 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 कू, लेकिन मुझे समझ में नहीं आई तो क्या फर्क पड़ता है। ज्यादा भाषा भी नहीं आनी चाहिए पशु पक्षी की भाषा। ऊपर से मेरी बीवी कहती बड़े वो हैं, कर लिए दिए होते। इन्होंने लिखी इंडिका। नेताओं से कोई खुश नहीं है। बाप परेशान है बेटा से, देश परेशान है नेता से, लेकिन हम अकेले परेशान है अभिनेता से। लेकिन गडकरी जी को देख करके एक सुखद एहसास जो होता है, उसका विवरण दिए बिना मैं रुक नहीं सकता। गडकरी जी को देख करके लगता है कि मैं पतला हूं, कम से कम ये महानुभाव हमसे मोटे हैं। नहीं तो स्लिम ट्रिम लोगों ने तो, एक अनुराग ठाकुर, उसको देख के मेरे फोन कॉल जाता है, क्या जरूरत थी? हाँ, एक अमित शाह भी है। हाँ, नुसरत फतेह अली खां इसीलिए तो मेरे फेवरेट बने। कपिल शर्मा देखना छोड़ दिया, वो जो जेठमलानी बन के आता है ना, कीकू शारदा, उसको देख करके मुझे अपना फ्यूचर दिखने लगता है खेल के, कि मेरी भी यही दुर्गति हो रही है। फिर मैंने तिलांजलि दे दी उस शो को। तो ये सेल्युकस का राजदूत है। 304 बीसी में आया चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, और 5 साल तक रोटी तोड़ता रहा। मुफ्त की, मुखत के चंदन घिस मेरे नंदन। और किताब भी लिखी तो वो भी गलत सलत। ऊपर से इसकी तबीयत खो भी गई ताकि कोई पढ़ के ब्लेम भी ना कर सके कि ये क्या लिख मारा है।
इतना चालू था कि मुझे लग रहा है कि पन्ना फाड़ फाड़ के ये दे दिया था एरियन, स्ट्रैबो, प्लिनी, जस्टिन, डियोडोरस को, कि गाली पड़े तो डायरेक्ट मेरे तक ना आए, इनको पड़े। हाँ दीदी, भ्रम मुझे भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन जब मैं अंजू तो मैं कर रहा हूँ, घर में ही जिम खोल लिया। अब तुम्हारा फिगर देख के तो मुझे और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो एरियन, स्ट्रैबो, बैठने से होता है तो दौड़ दौड़ के पढ़ाएं आपको, बैठना तो पड़ेगा ही। प्लिनी, जस्टिन, डियोडोरस, इन्होंने इंडिका को अपने स्रोत के रूप में उपयोग किया है, जिसमें स्ट्रैबो कहता है कि उसको झूठा, लेकिन मैं कहता हूं कि जब वो झूठा था तो तुमने लिखा क्यों, उसके उद्धरण को अपनी किताब में लिखा क्यों? तो इनकी किताबों से एक्सर्प्ट्स ले लेकर के 1846 में डॉक्टर स्वानवेक ने इंडिका को प्रकाशित किया, लेकिन ग्रीक में 1891 में मैक्रेंडल ने इसको अंग्रेजी में अनुवादित कर दिया, तब जाके हमको पता चला इंडिका में क्या है। लेकिन एरियन कहता है कि इंडिका मैंने लिखी है, मेगास्थनीज ने नहीं लिखी है। तो लोगों ने जब इसको झूठा 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 कहना शुरू किया, तो लास्ट में बोला मैं तो मजाक कर रहा था, ही मेगास्थनीज नहीं लिखी है। पापी, पहले सोचा कि क्रेडिट मिलेगा, कौटिल्य ने शूद्रों को आर्य कहा है। नंदवंश क्षत्रिय मूल का वंश नहीं था, जैसे मामूल नार है, ये भी यूजीसी के प्रिय है। मामूल नार, इनका नाम है मामूल नार रुद्र शर्मन, इन्होंने किताब लिखी है एना नेहरू। इसमें ये नंद मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की जानकारी देते हैं। नंदों को तो इन्होंने डकैत घोषित कर दिया है, कहां कहां धन छुपा है, कभी कहता है कि गंगा की धारा में छुपा है, कभी कहता है स्तूपों में छुपा दिया है। कपिलार ने लिखा है परडार। एक और रचना है संगम की मुरना नूर, इसमें भी मौर्यों का उल्लेख मिलता है। हाँ, यही मामूल नार है। सुबह हो गई मामू, नहीं मामूल नार का मध्य प्रदेश अगर विकसित ना हो तो ये मामूल नार कैसे है? ब्राह्मणों का ट्रेडमार्क है ये। खैर, इंडिका से बात कर रहे थे, इंडिका के बारे में बीच में आ गया अपना तंबोला लेके। तो इंडिका में चंद्रगुप्त को कहता है सेंट्रोकोट्स। अब ग्रीक वालों की सबसे बुरी आदत क्या थी, नाम सब अपने हिसाब से बदलते, कोई नाम बदलता है किसी भी भाषा में कहोगे नाम तो वही रहेगा। अब चंद्रगुप्त को इन्होंने सेंट्रोगुप्त, सेंट्रोकोप्टस, सेंट्रोकोप्टस, सेंट्रोकोप्टस प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाया होगा। जैसे विवेकानंद का वो डोनाल्ड ट्रंप आया था, ऐसे कुछ बोला था, तो चंद्र को सेंट्रो कर दिया, गुप्त को गुप्त क्रुप्त क्रोप्ट क्रोप्ट क्रोप्टस ऐसे हो गया। ये लेडीज को अपना बॉडीगार्ड रखता था, इसके पीछे भी कारण है। सबसे पहली बात यह है कि महिला अंगरक्षक जब रहती है तो लोगों के अंदर ऑटोमेटिकली एक शालीनता, शिष्टता आ जाती है। हाँ, तुम्हारा वो कामागाटा मारू क्यों रखा तुमने, अभी तक बताया नहीं, उसमें क्या राज है? तुलसीदास जब सांप पकड़ के चढ़ गए बेडरूम में रत्नावली के, तो रत्नावली ने कहा कि इसका 10% भी अगर आप भगवान में लगा देते मन्ना, तो आपको राम की प्राप्ति हो जाती। पाटलिपुत्र का ये वर्णन करता है, पोलीप्रोथा कहता है। अब तो पौटली को पॉली कर दिया होगा, अपुत्र को वृत्र, वृत्र को प्रोथा, सारा गुण होकर कर दिया पॉलीप्रोथा। सोन और गंगा के संगम पर स्थित है, 16 किलोमीटर लंबा है,
3 किलोमीटर चौड़ा है, चारों तरफ खाई है, ऊंची दीवार से घिरा है, 64 द्वार हैं, 570 खंभे हैं, भव्यता और शान शौकत में शूशा और एक बतना के राजमहल भी इसकी तुलना नहीं कर सकते। हाँ, सोन और गंगा को नहीं बिगाड़ा, 2 अक्षर का था ना। अगर ब्यूटी पाटलिपुत्र में होती तो उसका नाम ही कर देते भूति, फ्यूटी फ्यूटी फूटी भूति। ये कहो कि 3000 साल बाद पाटलिपुत्र में पैदा हुई। अच्छा, दक्षिण भारत के पांड्य राज्य का भी इन्होंने वर्णन किया है। हाँ, तुम्हारे डेमेट्रस। ये बिल्कुल सही होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। देवमित्र का डेमेट्रस, हर्षित का हरक्यूलिस। मेरा मित्र घात कर देते सब। अकालचा भटनागर का अने सिक्रिटस भटनागरिस। धूली का धोधुपल। तो ये कहता है कि पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियों द्वारा होता है और सैन्य प्रशासन भी 6 समितियों के द्वारा होता है। राज्य भूभाग का 1/4 भू राजस्व के रूप में लेता है। कौटिल्य 1/6 बताते हैं, ये 1/4 बताता है। मौर्यों के संबंध में सबसे मिथकीय वृत्तांत 17वीं शताब्दी में तिब्बती यात्री लामा तारानाथ ने भारतीय बौद्ध धर्म के इतिहास में लिखा है। मिथकीय वृत्तांत, मैथोलॉजी। उत्तरापद का भी वर्णन ये करता है। सिंध को बंगाल के सोनार गांव से जोड़ती थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। बाद में इसी का नाम शेर शाह मार गया, ग्रांड ट्रंक रोड। सोने की खान का वर्णन करता है कि भारत में बहुत सी सोने की खानें हैं। सोना निकालने वाली चीटियां होती थी जो सोने के बुरादों को खानों से बाहर निकालती थी। दर्दिस्तान कश्मीर में सोने की खान बताया है। बहुत सारे भ्रामक वर्णन भी इसके मिलते हैं, जैसे लगता है कि वो समझ नहीं पाया कि हो क्या रहा है। जैसे 7 जातियां बताता है, 4 वर्ण थे, जातियां तो बहुत सारा थी, 7000 रही होंगी। कहता है दास प्रथा नहीं थी, जबकि चाणक्य ने दास प्रथा का उल्लेख किया है। त्रिपिटक में भी 3 प्रकार के दास बताए गए हैं। अकाल न पढ़ने का विवरण दिया, जबकि शोगौरा का अभिलेख और महास्थान का अभिलेख अकाल की जानकारी देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य खुद श्रवण बेलगोला पहुंच गया था अकाल के चक्कर में। कहता है लेखन कला का अभाव है भारत में। इस बात में थोड़ी सी सच्चाई इसलिए है कि जन सामान्य नहीं लिखता था। ये फोटो में पोस्ट नहीं कर सकता, लेकिन फनी है। अकाल से पहले लौट गया हो, ये संभावना तो है। स्ट्रैबो, इन्होंने विवरण दिया है कि चंद्रगुप्त और शैलुकस के बीच संबंध थे, वैवाहिक संबंध। काशी लिखे होते कि शैलुकस की बेटी और चंद्रगुप्त के बीच थे, लेकिन इनका भाव वही है। और इसने भी लेडी बॉडीगार्ड की बात की है। डियोडोरस एक है, ये मेगास्थनीज को ही रिपीट कर देते हैं, लेकिन डियोडोरस भारत के संबंध में पहला यूनानी विवरण देते हैं। स्ट्रैबो इंडिका को झूठ का पुलिंदा कहता है। इंडिका के अनेक विवरण भ्रामक है। प्लिनी, पहली शताब्दी, ये बाद में आए।
अब तो मुझे अनारदाना खाने पे मजबूर कर रही है, चतुर्रामालिंगम की तरह। तो ये यूनानी लेखक है, व्यापारी है, इसको देख के भी लग रहा है कि व्यापारी ही होगा, थोड़ा दुराचारी भी लग रहा है लेकिन व्यापारी मान के चलेंगे। और नेचुरल हिस्ट्री इसने लिखा है 75 ईस्वी में। और ये लिखता है कि प्राय वे लोग जिन्होंने भारत के बारे में लिखा है झूठे लोगों की जमात है। डेमेस्कस उस सूची में पहला है, मेगास्थनीज दूसरे नंबर पे आता है, अनोसिक्रिटस और नियार्कस, इनके बारे में लिखा है कि हकलाते हुए कुछ सही शब्द बोल देते हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। एरियन, ये नियार्कस मेगास्थनीज और एरोस्थेनीज से अपनी सामग्री लेते हैं। और सिकंदर के अभियान और भारत के भूगोल का सबसे अच्छा पेपर इन्होंने लिखा है, लेकिन दुष्टों ने इनकी नाक काट दी। प्लूटार्क, सिकंदर के जीवन और भारत पर सामान्य वर्णन। चंद्रगुप्त को इन्होंने एंड्रोकोट से कहा है। और ये लिखते हैं कि जब जवान था चंद्रगुप्त तो सिकंदर से मिला था। लेकिन ग्रीक कितनी सुंदर मूर्तियां बनाते हैं, देखो बालों को भी पत्थरों पे फेर दिया है। जस्टिन, और इन्होंने भारत में सिकंदर अभियान, चंद्रगुप्त की सत्ता की प्राप्ति का विवरण दिया है। लिखता है कि सिकंदर की मौत के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का छुआ उतार फेंका, यूनानी गवर्नरों की हत्या की, और इस आजादी की लड़ाई का नायक था सेंड्रोकोट्स। सेंड्रोकोट्स कौन था? चंद्रगुप्त। विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस भी इंपॉर्टेंट कृति है, और इसमें ये कहता है वृषल, वृषल यानी लोअर कास्ट, लेकिन इसमें चंद्रगुप्त को धनानंद का बेटा बताता है। इसी के आधार पर लोगों ने अनुमान लगाया है कि ये धनानंद के किसी दासी का पुत्र रहा होगा। कुछ ब्राह्मण स्रोतों में भी इसका वर्णन है। मौर्य का विष्णु पुराण में लिखा है कि शिशुनाग वंश के पश्चात शूद्र योनि के राजा शासन करेंगे। और विष्णु पुराण के टीकाकार श्रीधर स्वामी ने चंद्रगुप्त को नंदराज की पत्नी मुरा से उत्पन्न बताया, इसलिए इसको कहा गया मौर्य। उपमा बड़ा जबरदस्त प्रमाण है, मैं दूंगा आगे क्रमशः। सारे प्रमाणों के बारे में बात करेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। इसमें मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को कुलहीन कहा गया है, हीन कुल का। और मुद्रा राक्षस का टीकाकार है गुंडीराज। चंद्रगुप्त नंदवंश के क्षत्रिय शासक स्वार्थ सिद्धि की मुरा नामक शुद्रा विशालात्मजा से उत्पन्न पुत्र था। ये राक्षस है, राक्षसों ऐसी बातें भी होता है। कथा सरित सागर और बृहत कथा मंजरी में चंद्रगुप्त शूद्र की उत्पत्ति बताई गई है, और उन्हें पूर्व नंदसुत यानी नंद के वैधानिक पुत्र की संज्ञा भी दी गई है। इसी तरह से बौद्ध ग्रंथों में भी अलग अलग विवरण है। महावंश क्षत्रिय बताया गया है, दिव्यावदान में भी क्षत्रिय, परशिष्ट पर्वन में भी मैंने बताया, आवश्यक शुद्ध में भी क्षत्रिय, बृहत कथा मंजरी में नंदवंश का बताया गया, सोमदेव कथा सरित सागर में नंदवंश, अशोक के अभिलेख भी बड़े ही महत्वपूर्ण प्रमाण है। इनके बारे में अलग से बाद में चर्चा करेंगे, इनके सिग्निफिकेंस के बारे में। फिलहाल यही कहना उचित होगा कि 40 अभिलेख मिले, 40 से भी ज्यादा अभिलेख मिले, 40+। और जी आर भंडारकर ने इन्हीं अभिलेखों पर ही मौर्य वंश का इतिहास लिखा है। इसमें अभिलेखों का वर्णन सिर्फ स्रोतों के आधार पर किया गया है। चंद्रगुप्त को नंद वंश का बताया गया किसमें? कथा सरित सागर, परशिष्ट पर्वन, मुद्रा राक्षस, बृहत कथा मंजरी।
ए और सी ऑप्शन सेम है। तो गलत हुआ। बुद्ध की मृत्यु के बाद मौर्यों ने कुशीनगर के मल्लों के पास उनके अवशेषों का अंश प्राप्त करने के लिए राजदूत भेजकर अपने क्षत्रिय होने के आधार पर ही दावा किया था। भगवापि क्षत्रियो मयमापि क्षत्रिया। उल्लेखनीय है कि मौर्यों के विषय में यह प्राचीनतम ऐतिहासिक उल्लेख है। तो आज का समय यहाँ पे समाप्त होता है। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। 3 क्लासेस हैं मौर्यों की। हाँ, एंशिएंट की क्लास चलेगी आगे। तो ये आपका फाइनल लीडर बोर्ड। उपमा फर्स्ट, संदीप सेकंड, रंजनी थर्ड, संजय सपना, आदित्य, यूजर, हर्षित, काजल, फूलचंद। और इस सत्र को विराम देते हैं। कल फिर से मिलते हैं 6 बजे और 9 बजे। तब तक सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।